मैं लंबी बात नहीं करूंगा। अब मैं सचिन पायलट साहब को आमंत्रित करता हूं। हम सबकी नेता सम्मान्य श्रीमती प्रियंका गांधी जी, आप सबके विधायक और यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर रघु शर्मा जी, मंच आसीन सभी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, प्रधान महोदय, पूर्व प्रधान महोदय और इस चुनावी सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे ख्याल प्रियंका गांधी जी का केकड़ी में पहली बार आना हुआ है, तो मैं चाहता हूं आप सब लोग जोरदार तालियां बजा के प्रियंका जी का स्वागत करो। अरे ऐसे नहीं यार, जोरदार तालियों से लगे कि आप स्वागत मन से कर रहे हो। प्रियंका जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तो ये केकड़ी अब ये केकड़ी एक जिला बन गया है और ताकत आप लोगों को मिल गई है। और इस चुनावी समर में हम सब आपके बीच में अपनी पार्टी के लिए और रघु जी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। दोस्तों, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो, राजस्थान में 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 25 तारीख को आपको निर्णय करना पड़ेगा अपने 5 साल का भविष्य। हमारे प्रदेश की दिशा और दशा आपको तय करनी है। हमारे नौजवान, हमारे किसान किस हालात में अगला 5 साल काटेंगे, उसका निर्णय आप लोगों को करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है साथियों कि हमने 10 साल में केंद्र की भाजपा की सरकार को देख लिया और आप लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ते। जब देते हो छप्पर फाड़ के देते हो। 2-2 बार आपने भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बना दी। अब 10 साल से वो सरकार दिल्ली में है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसान, नौजवान, महिला, ऐसा नीति निर्माण इन्होंने किया है। हर व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति, किसान वर्ग आज परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, चिंतित है। इनकी रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने है। लेकिन जैसा रघु जी बता रहे थे, जब चुनाव का समय आता है तो यहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं और लगातार राजस्थान के बाहर के आके यहाँ पे, अभी योगी जी आए थे, उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का क्यों बिक रहा है, सब्जी, फल, फूल, टमाटर, चाय पत्ती, तेल सब महंगा क्यों है, तो बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम बोलते हैं फौज में भर्ती खत्म कर दी। हम कहते हैं फौज की भर्ती खत्म कर कर अग्निवीर चालू कर दिया। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। हमारा नौजवान लड़का भर्ती होगा 19-20 साल का, 4 साल की नौकरी और फिर छुट्टी। हम पूछते हैं किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून क्यों बनाए, तो जवाब आता है मंदिर और मस्जिद। इन सब लोगों को मजहब, धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इसके अलावा चौथी बात कोई आती नहीं। हमारी पार्टी, आज आप जानते हो, केकड़ी में, राजस्थान में नरेगा के काम चलते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। इन नरेगा का कानून किसने बनाया? ये कांग्रेस सरकार ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया, मनमोहन सिंह जी ने बनाया। रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, आदिवासियों को संरक्षण दिया। राजीव गांधी जी ने महिलाओं को, ओबीसी को, SC ST को आरक्षण दिया ग्राम पंचायत के अंदर। ये कानून हमारी सरकार ने बनाए। और भाजपा ने के कानून बनाए 3 काले कानून किसान के खिलाफ, नोटबंदी, GST और अमीर गरीब की खाई को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। देश की संपूर्ण संपत्ति, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के गोदाम, बिजली घर औने पौने दाम में 2-5 लोगों को दे रहे हैं। आप सबको सचेत होना पड़ेगा। यह चुनाव राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान में हम लोगों ने जो काम किया आपके सामने है और रघु जी ने जो काम किया आपके सामने है। और मैं दावे से कह सकता हूं, मैं इस केकड़ी को जानता हूं, यहां जो विकास हुआ है पिछले 5 साल में, मेरे ख्याल पिछले 70 साल में इतना विकास कभी नहीं हुआ होगा। और यह बात हमारे विरोधी भी कहते हैं। और अब आप सब जो पुराने लोग हो, आप सब रघु जी को अच्छी तरह जानते हो। रघु जी भी पुराने कबड्डी कुश्ती वाले खिलाड़ी हैं, ये नए तो है नहीं। यूथ कांग्रेस, फिर कहां चुनाव लड़े, क्या रहा, आप सब इतिहास जानते हो। फिर केकड़ी के लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपने विधायक बनाया
और मैं आपको अब बताना चाहता हूं एक बात, प्रियंका जी 2016-17 में यहाँ बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ लोकसभा का। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और मैंने रघु जी को कहा, हम सबका नेताओं का मन था, मैं रघु जी आप चुनाव लड़ो बाई इलेक्शन। अब असली बात तो ये है कि रघु जी ने कहा मैं कहाँ पछड़े फंसूंगा, लड़ूंगा, फालतू में सरकार है, तो ये आधे मन से थे। मैंने कहा रघु जी आप चुनाव लड़ो, हम सब साथ रहेंगे, चुनाव जिताएंगे। उस समय पूर्ण बहुमत के साथ 163 विधायक वसुंधरा जी के थे बीजेपी के राजस्थान में, 163, 25 के 25 सांसद बीजेपी के थे, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार। तो रघु जी तो समझदार आदमी है, उन्होंने कहा कौन पंगा लेगा लोकसभा चुनाव लड़ने का, बाई इलेक्शन का। लेकिन मैंने कहा कार्यकर्ता सब चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, और वो दिन था मुझे याद है, रघु जी और हम आए थे यहाँ नामांकन भरने के लिए, और उस दिन मैं रघु जी को कहा था, मैंने कहा यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा, और वही हुआ। हम 8 सीटों पर जीते और रघु शर्मा जी सांसद बनकर गए, और उसके बाद तो पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला। सांसद बने, मंत्री बने, गुजरात के प्रभारी बने, लेकिन सबसे पहले ये आपके सेवक हैं और रहेंगे। इसलिए आज हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं। और सुनो साथियों, ये जाति बिरादरी, और मैं जानता हूं केकड़ी में हम सर समाज के लोग रहते हैं, हम सबको एकजुटता दिखानी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां वोट पड़ गए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, और राजस्थान में भी 25 तारीख को मतदान होगा। ये हाथ का निशान हमारी पार्टी की पहचान है। आप लोग बटन दबाकर जिताओ, और रघु जी पहले से ज्यादा आपकी सेवा करेंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं केकड़ी के लोगों को। हम सब प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं टोंक से, और जब 25 तारीख को मतदान होगा, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में होऊंगा, आप सब लोग वोट डाल रहे होंगे, और जब बटन दबाते हैं मशीन में तो आवाज करता है ना, वो क्या टी करके बोलती है मशीन, बोलती है कि नहीं बोलती? 2 नंबर का बटन, लेकिन बटन आवाज निकलती है उसमें से, क्या आवाज निकलती है? टी करके। अब ऐसा है 25 तारीख को पंडित जी का, इस वाले पंडित जी का, रघु शर्मा जी का बटन दबाना, और इतनी जोर से दबाना कि मुझे टोंक में वो टी की आवाज सुनाई पड़ जाए कि वोट पड़ गई। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करते हुए कि कांग्रेस पार्टी को जिताना, और सुनो, ये जीत मोटी करनी है, अच्छी खासी जीत होगी, हम सबको ताकत मिलेगी, और हम मिलकर आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, सरकार बनाएंगे। मैं एक बार पुनः प्रियंका जी का यहां पे स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं कि वो समय निकालकर आपके बीच में आई हैं, और तमाम जनता जो बैठी है, आपका मैं हमेशा कायल रहूंगा। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, आप लोग फलो फूलो हंसो, जैसे आज मुस्कुरा रहे हो ऐसे मुस्कुराते रहो, भगवान आपकी झोली में खुशियां भरे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब मैं हमारी नेता, देश के करोड़ों लोगों की धड़कन आदरणीय प्रियंका गांधी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। श्री सचिन पायलट जी, श्री रघु शर्मा जी, श्री भूपेंद्र सिंह राठौर जी, श्री श्यामलाल बैरवा जी, श्री समरवीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेता पदाधिकारी, मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाई, आज थोड़ी गर्मी भी है, आपने काफ़ी इंतज़ार किया और इतने प्रेम से मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सभा में आपका भी स्वागत। आप न घड़ी घड़ी राम राम सा कासियान हो, अच्छे हो, मुस्कुरा रहे हो, खुश लग रहे हो। केकड़ाधीश बालाजी, लोक देवता देवनारायण भगवान जी, लोक देवता बाबा रामदेव जी, भगवान परशुराम जी, भगवान महावीर स्वामी जी, हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती जी, वीर तेजा जी महाराज जी, इन सब महान आत्माओं को, भगवानों को, देवताओं को मेरा प्रणाम। तो देखिए, अभी त्योहार का समय था ना,
अभी अभी दिवाली हुई, तो त्योहार के समय हम सब क्या करते हैं? क्या करते हैं त्योहार के समय? हाँ, सफाई करते हैं, त्योहार के समय घर को साफ करते हैं, अच्छा खाने की चीज़ें बनाते हैं, मेहमान आते हैं हमारे घर, पूजा पाठ करते हैं हम। तो ये त्योहार का समय हम करते हैं। और जब कटाई का समय होता है तो क्या करते हैं? खेती में जाते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, कटाई करते हैं। तो चुनाव का समय आता है तो हम क्या करते हैं? क्या करना चाहिए हमें? सफाई। देखिए, चुनाव का समय होता है तो एक चीज तो आप कर ही रहे हैं, ऐसी सभाओं में जाते हैं हम और बड़े बड़े नेता आते हैं, अलग अलग पार्टियों की उनकी बातें सुनते हैं, फिर उन बातों का हम अनुमान लगाते हैं कि भाई इन बातों में वजन है कि नहीं है, लगाते हैं कि नहीं। फिर हमें अपना अनुभव देखना चाहिए कि चुनाव का समय है, आगे भविष्य में 5 सालों के लिए क्या होगा हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में 5 सालों से क्या चल रहा है, इसका हम अनुमान लगाते हैं। हम देखते हैं कि भाई हमारा अनुभव क्या है, क्या हमारी तरक्की हुई है, क्या जो सरकार हमारी जो चल रही है उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं कि नहीं, इसका हम आकलन करते हैं। और हम जब ऐसी सभाओं में आप लोग आते हैं तो एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से हमारी बातें सुने, चाहे हम हो चाहे भाजपा के नेता हो, ध्यान से हमारी बातें सुने और कोशिश करें इसका अनुमान लगाने का कि इन बातों में कुछ वजन है कि नहीं है कि नहीं। तो अभी हाल ही में मोदी जी आए थे राजस्थान, मैंने देखा उनका भाषण, कहने लगे कि ये कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई इनके बातों में तो कोई वजन ही नहीं है। हमारे सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूत बनके रणभूमि में उतरे हुए हैं। बल्कि इनको भाजपा की अपनी स्थिति देखनी चाहिए। इनकी स्थिति क्या है? बिखरी हुई है इनकी पार्टी। हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले। तो ये बात उन्होंने की एक बात और असलियत कुछ और है। कह रहे हैं कि हम लोग रन आउट करते हैं, हिट विकेट इनकी पार्टी है। इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। इनके नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको इन्होंने परे कर दिया है। किसी को मालूम ही नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, किसी को नहीं मालूम। बल्कि ये दूरबीन से जाकर ढूंढ रहे हैं पूरे राजस्थान में कि भाई हमारा नेता कौन बन सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया इन्होंने। तो बात यह है कि जब नेता आपके सामने आता है तो उसकी बातों के वजन को आप तोलिए कि किस आधार पर कह रहे हैं जो कह रहे हैं। आपके सामने अभी सचिन जी ने कहा कि भाजपा के जो ज़्यादातर नेता आते हैं वो धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई धर्म की बात और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है। जो नेता ये बात चुनाव के समय कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके आधार पर आपसे वोट मांग रहा है। तो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर वोट दो या अपनी जाति के आधार पर वोट दो। तो इसका मतलब है कि काम के आधार पर मांग नहीं सकता, क्योंकि जो असली नेता होता है, जिसने आपके लिए काम किया, जैसे रघु शर्मा जी ने आपके लिए काम किया, हमारी सरकार ने यहाँ पे आपके लिए काम किया, तो हम काम के आधार पर आपसे वोट मांगते हैं या आपसे समर्थन मांगते हैं। अब एक तरफ भाजपा के नेता जो ऐसी अजीब सी बातें करते हैं जब चुनाव के लिए आते हैं। मैं मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार है और 18 सालों से इनकी सरकार है, लेकिन एक काम का नाम नहीं लेते। जब मंच पे खड़े होते हैं वहाँ पे भी धर्म और जाति की बातें और उसी के आधार पर वोट। तो 18 साल से आपकी सरकार रही, आप काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? मैं बताती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं गहलोत जी के साथ चुनाव प्रचार में निकली थी, तो मैंने गहलोत जी से पूछा, आपने यहाँ राजस्थान में अपनी सरकार में कितने रोजगार दिलवाए हैं? गहलोत जी ने कहा कि देखिए 2 लाख
रोजगार तो दिलवा दिए हैं हमने, और 1 लाख और की हमने घोषणा की है, जिसमें से 40,000 प्रोसेस में है। और आप सोच सकते हैं कि यहाँ हमारी 5 सालों से सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में आपको 2 लाख रोजगार दिलवाए हैं। 18 सालों से बहनों और भाइयों मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है। 18 सालों से 3.5 सालों में उन्होंने 21 रोजगार दिलवाए हैं। यहाँ 5 सालों में 2 लाख, वहाँ 3.5 सालों में 21, सिर्फ 21 रोजगार दिलवाए हैं। यहाँ पाठशालाएं खोली हैं, इंग्लिश मीडियम की पाठशालाएं। मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि हर जिले में है इंग्लिश मीडियम की पाठशाला? हंसने लगे, कहे हर जिले में क्या, गांव-गांव में खोल रहे हैं हम। वहां मध्य प्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार चल रही है, पाठशालाएं बंद हो रही हैं। 7,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। यहाँ पे केकड़ी में आपके लिए नया जिला बनाया गया, यहाँ पे 400 बेड का अस्पताल बनाया गया। जब कोरोना हुआ तो काफी जानें इन चीजों से बची। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया, जो आपकी सेवा की, उसी के आधार पर हम आपसे वोट मांगते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आपकी सरकार है, अगर हम देखें तो चाहे हमारी यहाँ की सरकार को देखें, चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को देखें, तो किसानों के लिए कितना काम किया है। 15,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। आप पूछिए जरा, किसी प्रदेश में भाजपा ने किसान का कर्ज माफ किया है? आपने काले कानून की बात की, जब काले कानून के खिलाफ देश का सारा किसान आंदोलन कर रहा था, तब ये क्या कर रहे थे? इनके मंत्री के बेटे किसानों को अपनी जीप के पहियों के नीचे कुचल रहे थे उत्तर प्रदेश में, और वही मंत्री इनके साथ मंच पे बैठा रहता था। जब वो काले कानून आए तब किसान की कोई सुनवाई हुई? 1 साल होने वाला था, किसान सड़क पे बैठा रहा, सैकड़ों किसान शहीद हुए। पानी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, उस समय सड़क पे ही बैठे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई तब हुई, काले कानून वापस तब लिए गए भाजपा द्वारा, जब 2 महीनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आ रहा था। चुनाव आने तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम जब कहते हैं प्रदेशों में कि हम कर्ज माफ करेंगे किसानों के, तो मालूम है ये लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं पैसे नहीं है इन चीजों को करने के लिए। जिस समय किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के किसान का 15,000 करोड़ का बकाया था, गन्ने का बकाया। गन्ने का 15,000 करोड़ का बकाया था। उसके थोड़े ही बाद मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे, दिल्ली का जो संसद भवन है उसको सुंदर बनाना है। तो हम उस समय पूछ रहे थे कि ये जो 15,000 करोड़ का जो बकाया है गन्ने का, ये क्यों नहीं दे रहे हो? कह रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है। किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन संसद को जो 70 साल से अच्छा खासा चले आ रहा था संसद भवन, उसको सुंदर करने के लिए आपके पास 20,000 करोड़ हैं। क्यों? क्योंकि उसको करने से आपका मान सम्मान बढ़ रहा है और किसानों की कोई परवाह ही नहीं है आपको। 2000 यूनिट यहाँ पे आपको बिजली की फ्री में मिली है, सिंचाई का बिल माफ हुआ है। यहाँ आवारा पशु की जो समस्या थी, उसके लिए आपकी मदद के लिए सरकार ने सोचा कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो 67 लाख मीटर की तारबंदी की। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, यही समस्या वहाँ थी, तो सरकार ने गोबर खरीदना शुरू किया, क्योंकि ये सोच थी कि अगर हम गोबर खरीदना शुरू करें तो लोग इस जानवरों को अपने घर में रख लेंगे, पाल लेंगे, क्योंकि उससे कमा लेंगे। तो बहुत उनकी सुविधा हुई। जो आवारा पशु घूम रहा था उसको लोगों ने रख लिया घर में, और सरकार ने गोबर खरीदी, गोबर का गोबर गैस बनाया, अन्य चीज़ें की, तो सबका फायदा हो गया। इसी तरह से हमारी सरकार यहाँ कह रही है कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी
तो हम भी गोबर खरीदना शुरू करेंगे यहाँ पे, ताकि राजस्थान में भी ये समस्या हल हो सके। और ये लंपी की जो बीमारी आई थी, इस समय भी 40,000 प्रति गाय का मुआवजा मिला था आपको। अन्य जगह जहाँ इनके प्रदेश हैं वहाँ पे इस तरह के काम नहीं होते, हम खुद देखते आ रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, बातों का वजन समझो। ये जब कहते हैं कि आपके लिए करेंगे, इनसे पूछिए ना किया क्या है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से सरकार चली आ रही है, वहाँ पे स्कूल बंद हो गए हैं, वहाँ पे आवारा पशु की समस्या इतनी ख़राब हो गई है कि पूरी रात पूरे दिन पहरेदारी करनी पड़ती है खेतों की किसानों को। किसी ने सुनवाई ही नहीं की, किसी तरफ से इनकी सुनवाई नहीं है। इनकी जो है सोच जो है ना भाजपा की सरकारों की, आपको समझना पड़ेगा। आज इनकी सोच, इनकी जो विचारधारा है, ये इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए कोई सोच नहीं है। आपसे सींचना और आपसे खींचना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचना, ये उनकी नीति है। अब कैसे मालूम पड़ता है, कैसे मालूम पड़ता है? आपके कर्ज माफ़ करने के लिए कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के इन्होंने हज़ारों करोड़ माफ़ किए हैं। आज इनके राज में मेरे ख्याल से देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि देश का किसान 27 रुपये प्रतिदिन कमाता है और अडानी जी, एक इंसान, एक अडानी 16,000 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहा है। सोचिए ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? देश की सारी संपत्ति इनको दी जा रही है, सारे हवाई अड्डे, सारे बंदरगाह, बड़ी बड़ी कंपनियां जिससे आपको रोजगार मिलते थे, ये सारा इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को मिल रहा है। यहाँ सरकारी कर्मचारी रो रहा है, कह रहा है भाई पुरानी पेंशन दे दो हमें वापस। 20 साल से हम मेहनत करते हैं, 20 सालों के लिए हर महीने आप हमारा पैसा काटते हैं पेंशन के लिए। हमारी मेहनत, हमारी कमाई आप हर महीने काटते हैं। 20 सालों के बाद हमें सुरक्षा चाहिए। जैसे पहले हमें पेंशन के पैसे हमें दिए जाते थे, उसी तरह से दीजिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? पेंशन के पैसे इकट्ठे करके उनका निवेश कर देते हैं। अब सरकारी कर्मचारी कह रहा है कि भाई ये मेरे पैसे हैं, मेरी 20 साल की कमाई है जो आपने हर महीने काटी, आप इसका निवेश कहीं गलत जगह कर लिए और ये पैसे आप गंवा दें तो मेरा क्या होगा, मेरी कमाई का क्या होगा? सरकारी कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं है। इनके हर प्रदेश में नई पेंशन स्कीम चल रही है, कांग्रेस के हर प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम चल रही है। राजस्थान में है, हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, हर जगह, कर्नाटका में, हर जगह पुरानी पेंशन की स्कीम। हम नहीं कह रहे कि पैसे नहीं हैं, हम कह रहे हैं हम पैसे ढूंढ के निकालेंगे। इसके लिए हम कह रहे हैं हमें कर्ज माफ़ करना है, हम पैसे ढूंढ के निकालेंगे। अब इनकी सोच देखिए। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पे आपकी सरकार ने बहुत किया है। सबसे पहले तो आपके लिए महंगाई की राहत कैंप बनाए। अब सोचिए कि ये नौबत आ गई है कि केंद्र सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकार को राहत के कैंप लगवाने पड़ रहे हैं। सिलेंडर आपको 500 में मिल रहा है, 1 करोड़ लोगों को बिजली बिल की बिल जो शून्य हो गई, इंदिरा रसोई बनाई गई, 8 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिलता है, 40 लाख मोबाइल दिए गए महिलाओं को, छात्राओं को स्कूटी देने का काम शुरू हुआ है, केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा महिलाओं के लिए, सरकारी बसों में आधा किराया, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, 10वीं पास होने पर 10,000 रुपये, 12वीं पास होने पर 20,000 रुपये। अब हम इसकी तुलना करते हैं भाजपा के प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। 18 सालों के लिए महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। 18 सालों के लिए कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, 2 महीनों पहले इन्होंने महिलाओं को कहा कि अपने खाते खोलो, हम आपके खातों में पैसे डालेंगे। 2 महीने पहले। 18 साल से इनकी सरकार चल रही थी, 18 सालों से महिला की कोई सुनवाई नहीं थी।
महिला तो 18 साल से संकटों का सामना कर रही थी, संघर्ष का सामना कर रही थी। देखिए, चाहे महंगाई हो, चाहे समाज का बोझ हो, महिला ही उठाती है। महंगाई का सामना सबसे ज़्यादा महिला करती है। जिस दिन घर में दिहाड़ी नहीं आती, उस दिन महिला भूखी रहेगी, सबको बाकी सबको खिला के सोएगी। क्या बात है? बातें नहीं सुननी? फिर अब बोलूं? तो चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें, चाहे हम छोटे, जहाँ यहाँ बहुत सारी छोटी दुकानें हैं, छोटे बिजनेस हैं। अब देखिए, आज देश की परिस्थिति क्या है, केंद्र की जो भाजपा सरकार है उसकी नीति क्या है, इसको समझते हैं हम। नीति ये है कि अडानी जी, अंबानी जी जैसे जो बड़े बड़े 5-6 उद्योगपति हैं, उनको देश की सारी संपत्ति सौंप देते हैं, और जो छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे कारोबार संभालते हैं, उनको क्या किया? पहले नोटबंदी की, सबको बोला कि भाई कतार में खड़े हो जाओ, देशभक्ति की बात है, आप लोग खड़े हो गए। हुए कि नहीं? अंत में क्या हुआ? कोई काला धन वापस नहीं आया। अंत में नुकसान तो छोटे कारोबारों का हुआ, छोटे बिजनेस वालों का, छोटे दुकानदारों का हुआ। नोटबंदी हुई, उसके बाद कोरोना आया। कोरोना में आपको कोई राहत नहीं दी। केंद्र सरकार का काम होता है कि राहत दे। जब आपदा आती है, जब इस तरह की महामारी आती है, तो जनता की मदद करे, सहायता करे। नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? मदद करने के बजाय जीएसटी थोप दी। अब जीएसटी से आपकी मतलब पैरों पे आपकी कुल्हाड़ी मारी। हर तरफ से आपको नुकसान होता है, और ऊपर से आप कमा नहीं पा रहे हैं, ऊपर से महंगाई बढ़ती चली जाती है। हर चीज पे जीएसटी है। तो अब हर स्तर पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उससे आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। और जहां जहां इनकी प्रदेश की सरकारें हैं, वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं ठप है, शिक्षा की सुविधाएं ठप है, आपके लिए, किसानों के लिए जो सुविधाएं हैं वो खत्म है। तो आपके सामने 1-2 राहें हैं। आप इधर खड़े हैं, एक तरफ आप बीजेपी को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की नीतियां आपके प्रदेश में लागू होंगी, किस तरह के जो जितने भी अच्छे काम कांग्रेस पार्टी कर रही है आपके लिए, वो सारे बंद हो जाएंगे। ये पुरानी पेंशन की स्कीम, ये किसानों का कर्ज माफ होना, ये बिजली की बिल जो फ्री है, ये सब बंद हो जाएगा। ये कुछ भी कहें, कैसी भी घोषणाएं करें। मध्य प्रदेश में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। 22,000 घोषणाएं, इतनी घोषणाएं कि खुद इनको याद नहीं होगी। 22,000 घोषणाएं की, 22 तक इन्होंने पूरी नहीं की हैं। 18 सालों से इनकी सरकार चल रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, स्वास्थ्य में भी आपके लिए काम हुए, अस्पताल खुले, चिरंजीवी योजना आई। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ यहाँ आते वक्त, जिनका हार्ट का पूरी सर्जरी सरकार के द्वारा हो गई। मुझे कहा कि दीदी एक भी पैसा नहीं भरना पड़ा। एक लड़का था, उसे कैंसर था, छोटा सा बच्चा, उसके पिताजी ने मुझे बताया कि जितनी भी दवा थी सब सरकार द्वारा हो गई। ये जो चिरंजीवी योजना है, आपको इसमें 25 लाख तक आप इलाज करा सकते हैं। ऐसी योजनाएं भाजपा के प्रदेशों में नहीं है भाई और बहनों। युवाओं के लिए मैंने पहले कहा ही कि 2 लाख से अधिक नौकरियां बनी हैं, और 1 लाख की घोषणा हो गई है, जिसमें से 40,000 अभी प्रोसेस में है, इनकी प्रक्रिया शुरू है। हमने एक कानून बनाया है। हम समझते हैं आपकी पीड़ा क्या है कि आप इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, फिर बच्चे पेपर भर्ती की परीक्षा करते हैं, उसमें पेपर लीक कर लेता है कोई, या कोई घोटाला हो जाता है। हम समझते हैं कि कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि आप मेहनत करते हो, प्राइवेट में ट्यूशन भी करा देते हो, फीस भरने के लिए खूब मेहनत करते हो, बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चे अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, और फिर भी उसमें पेपर लीक हो जाए तो इसमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत नुकसान होता है नौजवानों का। तो इसलिए हमने यहाँ कानून लागू करना है, जिसमें जब पेपर लीक होता है, जो भी पेपर लीक करता है उसको
पूरे जीवन की सजा मिलेगी अगर उसको पकड़ा जाएगा तो। ऐसा कानून किसी राज्य में नहीं बनाया गया है। यहाँ पानी की भी सुविधा लाखों परिवारों को मिली। आप मध्य प्रदेश जाइए, इनके अलग अलग प्रदेशों में जाइए, बड़ी बड़ी बातें हैं, इश्तिहार तो बढ़िया बढ़िया दिख जाएंगे, नेता बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, लेकिन धरातल आप ये काम नहीं देख पाएंगे। तो देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे मैं कह रही थी, आप दोराहे पे खड़े हैं। एक तरफ भाजपा की नीतियाँ, एक तरफ कांग्रेस की नीतियाँ। वो आपसे आपकी संपत्ति ले रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की कोई संपत्ति नहीं है। हम समझते हैं कि सरकार की पूरी संपत्ति जनता की होती है। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, हमारा प्रयास रहता है कि आपके जेब में आपके पैसे आएँ, चाहे वो किसानों के कर्ज माफ़ करने के ज़रिए हो, या फ्री में बिजली दिलवाने की, या फ्री में शिक्षा दिलवाने की, या फिर आपको रोज़गार दिलवाने की। ये सब बातें जो है, ये एक अलग तरह की राजनीति है। ये राजनीति ऐसी है जो ग्राम को, गांव को मजबूत करने वाली राजनीति है, आपके हाथों में शक्ति देने वाली राजनीति है। इसलिए जो हम अगली सरकार में जब हम कह रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो हम कुछ गारंटी लाएंगे, वो भी हम इसी सोच से ला रहे हैं। एक तो ये जो ओपीएस है, पुरानी पेंशन की स्कीम, इसको हम कानून द्वारा लागू करेंगे, मतलब कानूनी गारंटी होगी ये। दूसरा, 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर दिलवाएंगे। महिला मुखिया को 10,000 रुपये सालाना दिलवाया जाएगा, जो परिवार की महिला मुखिया होती है। 2 रुपये प्रति किलो गोबर को खरीदा जाएगा आपसे, मतलब कि वही जो हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया यहाँ लागू होगा, ताकि ये जो आवारा पशु की जो समस्या है थोड़ी कम हो जाए। सरकारी कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको लैपटॉप और टैबलेट दी जाएगी। आपदा से पीड़ित जो परिवार हैं उनको 15 लाख तक फ्री बीमा मिलेगा, और अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की सब छात्रों को गारंटी होगी। ये हम, अगर हमारी सरकार फिर से बनेगी तो ये हम गारंटी करते हैं कि ये चीज़ें हम लागू करेंगे। और जितनी भी स्कीम हमने चलाई हैं आपके लिए, जितने काम हमने 5 सालों में करके दिखाए हैं, वो काम हम निरंतर करते चले जाएंगे। भाजपा आएगी बहनों और भाइयों तो ये सब बंद हो जाएगा। गलत फहमी में मत पड़िए। आपको सिर्फ इनके प्रदेशों में देखना है कि क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि जो इनकी नीतियां हैं ये जनता की कमर तोड़ रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी आज चरम पे है, पूरे देश में लोग परेशान हैं। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो नीतियां हैं उनसे बचा कर रखा है आपको राजस्थान की प्रदेश सरकार ने। महंगाई और बेरोजगारी का सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया है, और ये प्रयास बंद नहीं होगा। आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब ये सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का दाम कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं तय करती। सिलेंडर का दाम केंद्र की सरकार, मतलब भाजपा की मोदी जी की सरकार तय करती है। पेट्रोल डीजल का दाम कौन तय करता है? गहलोत जी की सरकार नहीं तय करती, ये मोदी जी की सरकार, भाजपा की जो है दिल्ली में, ये तय करते हैं। जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है? ये प्रदेश की सरकार में नहीं जाता, जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार को जाता है। तो ये सारे काम केंद्र सरकार के हैं। इनकी जिम्मेदारी थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, इनकी जिम्मेदारी थी कि महंगाई पे रोक लगाएं, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जो सिलेंडर के बढ़ते जो हुए दाम हैं इनको रोकें। इन्होंने नहीं किया। आपको इससे बचाने के लिए यहाँ महंगाई के राहत कैंप लगवाए गए, सिलेंडर का दाम कम किया गया, किसानों को राहत दी, कर्ज माफ़ किए। ये सब आपको बचाने के लिए इनकी नीतियों से किया गया। इसीलिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं वो आप बदलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप इन परिस्थितियों को ऐसे रखना चाहते हैं कि आपको राहत मिलते जाए, आपको की सहायता होती जाए। आज अगर आप सरकार बदलेंगे और आप भाजपा की सरकार लाएंगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है,
क्योंकि 10 सालों में अगर आप समझदारी से और विवेक से देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि देश का जो अमीर है वो अमीर होता चले जा रहा है, देश का गरीब पिसता चले जा रहा है, किसान इतना परेशान है कि खेती में कमाई ही नहीं रही। तो जो परिस्थितियां आपके प्रदेश में हैं उनका सामना करने के लिए आपकी प्रदेश सरकार आपकी बहुत सहायता कर रही है। जो परिस्थितियां महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से देश भर में लोग देख रहे हैं, वो आप अपने प्रदेश में नहीं चाहते। आप अपने प्रदेश में विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। आपने देखा है कि किस तरह से अगर एक अच्छी सरकार हो जिसकी सही नीयत हो तो आपके लिए ऐसी तमाम योजनाएं, परियोजनाएं बनती हैं जिनसे आपकी सुविधा होती है। तो ध्यान से समझ लीजिए, आज जो राजस्थान में हो रहा है उसको रोकिए मत। आज जो काम चल रहा है उसको रोकिए मत। आज जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें रोकिए मत। अगर आप भाजपा में इस बार अपना वोट डालेंगे भाजपा के लिए और अपना विश्वास उनमें डालेंगे तो आपके साथ वही होगा जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। परेशान हो जाएंगे, पीड़ित रहेंगे और आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। आपको समझदारी से, अपने विवेक से अपना वोट देना पड़ेगा। और देखिए, हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, इसका मतलब क्या होता है? आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी तो किस लिए लड़ी? नेताओं ने अपने लिए तो नहीं लड़ी कि वो आज़ाद होंगे, आपके लिए लड़ी कि जनता आज़ाद होगी, जनता अपना शासन खुद करेगी, स्वराज जिसको कहते थे। इसका मतलब है कि गांव में मजबूती आएगी, आप सशक्त बनेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ लोकतंत्र में आपको क्या दी गई? आपका वोट। और ये जो वोट है ना, इसको धर्म के आधार पर, जाति पे के आधार पर, इन पे डाल डाल के आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। और नुकसान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बातें राजनीति में इनका इस्तेमाल हो रहा है। आपके लिए नहीं कह रहे हैं ये बातें, ये आपके जज्बातों को उभारने के लिए कह रहे हैं कि देखो चुनाव आएगा, हम मंच पे खड़े हो जाएंगे, हम धर्म की बातें कर लेंगे, हमको वोट मिल जाएगा। और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, मैंने एक अनोखी चीज़ देखी है, आपको बताना चाहती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर रही थी तो हम दोनों ये बात कर रहे थे कि जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे प्रदेश हैं, उसमें सरकार की एक जवाबदेही बनी हुई है। मतलब जो नेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, वो जानता है कि जनता को जवाब देना पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं, काम के आधार पर हम जाके वोट मांगेंगे तो काम तो दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? और हम ये बात कर रहे थे कि अनोखी बात यह कि जहाँ भाजपा की सरकार है उन्हें ये एहसास नहीं है। जहाँ भाजपा की सरकार है वो नेता सोचते हैं कि उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम के आधार पर वोट मांगने नहीं आते, धर्म के आधार पर आते हैं। तो वो सोचते हैं कि भाई हमें तो वोट मिलना ही है, हम धर्म की बातें कर लेंगे, अच्छी अच्छी बातें, लोग हमारी बातों को मान जाएंगे, लोगों के जज्बात जुड़ जाएंगे हमसे, तो काम करने की क्या ज़रूरत है? तो ये आज भाजपा के नेताओं की मन में जो है ये बात बैठ गई है, इनकी आदत बन गई है। ये इनको ये भी नहीं लगता कि आपके सामने आए तो आपके काम की बात करें। आपके प्रति जो जवाबदेही है ना, इनके प्रदेशों में ख़त्म हो गई है। तो मैं सिर्फ आपसे एक बात को कहना चाहती हूँ कि भाई जवाबदेही मांगो। आज कांग्रेस की सरकार ने आपके लिए काम करके दिखाया है, आपकी सहायता की है, आपको मदद मिली है। जितनी भी केंद्र सरकार की वजह से जो महंगाई बढ़ी, जो बेरोजगारी हुई, जो परेशानियां आई, आपकी सहायता करके प्रदेश की सरकार ने उनका सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाया। इसीलिए जागरूक बनो, समझो कि ये जो सरकार है आपके लिए दिल से काम कर रही है, सही नीयत से कर रही है, और अपनी जागरूकता और विवेक से ही ये वोट डालो। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको नकारो मत।
कोई आकर फिजूल की बातें करे, आपके सामने इधर उधर की बातें करे, इनकी बात मत मानो, बहुत हो गया है। देश बिगड़ रहा है। 10 सालों से देश में केंद्र में इनकी सरकार चली आ रही है। 10 सालों से बार बार यही बातें, जैसे पायलट जी ने कहा, कभी भारत पाकिस्तान, कभी हिंदू मुसलमान, कभी धर्म, कभी जाति। इससे आपका नुकसान हो रहा है, सिर्फ इनका फायदा हो रहा है। सोच लीजिए, एक दूसरे को लड़ाने में कभी आपका फायदा नहीं होता, कभी किसी गरीब का फायदा नहीं होता। लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घृणा होती है, समाज में फूट फैलती है, तो आपका नुकसान होता है। आपने कभी देखा है कि किसी नेता का नुकसान हुआ? आपने कभी देखा कि कोई दंगा हो गया और उसमें नेता का नुकसान हो गया, उसका कुछ खराब हो गया, उसको चोट आ गई, उसके बच्चों को चोट आ गई? कभी देखा है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो समझ लो कि इन बातों से नुकसान हो रहा है आपका। राजनीति होनी चाहिए आपके विकास के लिए, सीधी सी बात है। नेता का कोई धर्म नहीं होता, नेता का धर्म होता है सेवा करना। यही सबसे बड़ा धर्म होता है नेता का। हमारे देश में हम सब धार्मिक लोग हैं, सबके दिल में धर्म है, ऐसा नहीं है कि किसी के में नहीं है, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, कुछ भी हो। अपने धर्म को हर हिंदुस्तानी मानता है और उसकी श्रद्धा है उसके प्रति। लेकिन राजनीति में नेता को ये समझना पड़ेगा कि उसका सबसे बड़ा धर्म देश सेवा, जनता की सेवा है, और ये समझाना आपका काम है। अब आपने 10 सालों से देख लिया, बड़े बड़े आप इश्तिहार देखते हैं, ऐसा लगता है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। तो ठीक है, देश तरक्की कर रहा है, तो भाई तुम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हो? अगर देश तरक्की कर रहा है तो गरीब तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? तरक्की कांग्रेस के प्रदेशों में आ रही है क्योंकि कांग्रेस की सरकारों की नीतियां आपके लिए, गरीबों के लिए हैं। आप बाहर जाएं, भाजपा के प्रदेश में तो देखिए, देश की नीतियां देखिए केंद्र सरकार की, तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है देश में। तो ये सब बड़ी लंबी बातें की हैं मैंने, लेकिन मेरी आशा है कि आपने ध्यान से सुनी ये बातें और इनके आधार पर आप वोट डालोगे। अगर आप सोच समझ के अपना वोट डालोगे तो आपका वोट कांग्रेस को ही जाएगा इस चुनाव में। भाजपा को जिता के गलती मत करिए, इनको वैसे भी मालूम है कि हारने वाले हैं। आपने कहा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां पोलिंग हुई है वहां वहां दावे के साथ हम कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है। और कांग्रेस की सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि कांग्रेस ने काम करके दिखाया है। कांग्रेस ने दिन रात आपके लिए एक करके दिखाया है। गहलोत जी का कहना है कि आप मांगते मांगते थक जाओ, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और हम करना चाहते हैं आपके लिए। रघु शर्मा जी को आप जानते ही हैं, मुझे नहीं मालूम था कि पहलवान भी थे। तो इनको भारी बहुमत से जिताओ, आपके लिए लड़ेंगे। जितना काम कर सकते हैं आपके लिए करके दिखाएंगे।